तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वामन मैटर्स पे। तो आज हमारे साथ और एक व्यक्ति है जो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में नेशनल कोऑर्डिनेटर है और उनका नाम है ऋतु कुमार। वो एक लॉयर है और वो बहुत सालों से प्रिजनर्स कंडीशन पे बात करते हैं और उन्होंने काम किया उसके ऊपर। और वो पहले यूएन में भी एक ऑफिसर थी, एक सोशल अफेयर्स ऑफिसर भी थी मैडम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वामन मैटर्स पे। आपने आपका वक्त दिया है और उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा मैडम आपको। तो हम्म शुरुआत हम यहाँ से करना चाहते हैं कि ये जो ओवर क्राउडिंग है प्रिजनर्स में, ओवर क्राउडिंग का बहुत मेन मुद्दा है पूरे देश में। तो शुरुआत वहाँ से करना चाहते हैं कि ये क्या है, क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या किया है पहले कुछ। हाँ जी, thank you. We have been working on prisons from Human Rights Law Network for last 10 years. I have been coordinating prison work, and we have uh, been working in different states, and we have also been doing a lot of work in Delhi. So overcrowding is definitely one of the major issues prisons may, and I would just briefly say कि कितना percentage overcrowding is almost in average 200%. In some jails it may be a little less, but in some jails 400% तक overcrowding है. So there are about 5 lakh prisoners in total in all the Indian jails, and we have about 1400 jails. तो जेल में कहीं कहीं तो तादाद बहुत ज्यादा है, 3 लाख 4 लाख, सॉरी 3-4 thousand prisoners in one jail. तो फैसिलिटीज कम है, प्रिजनर्स बहुत ज्यादा है, और रेशो भी आप अगर देखें तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ज्यादा है और कॉन्विक्ट्स कम है. अबाउट दैट 3.5 लाख, 3.5 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर है और 1.5 लाख करीब कॉन्विक्ट प्रिजनर्स. सो अंडर ट्रायल्स जिनके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, they may, a lot of them may be acquitted because they are innocent. तो दे उनका गिल्ट अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है, बट 65 to 70% अंडर ट्रायल्स है इंडियन जेल्स में, जो कि बहुत हाई पॉपुलेशन है. यूजुअली इतना हाई नहीं होता है अंडर ट्रायल पॉपुलेशन. And people are in some jails even इतना ओवरक्राउडिंग है कि शिफ्ट्स में लोग सोते हैं. कुछ एक शिफ्ट में सोते हैं, बाकी फिर सेकंड शिफ्ट में कुछ सोते हैं. तो इतना ज्यादा ओवरक्राउडिंग है कुछ जेल्स में. So all those issues are there. Then another which major problem which is there is कि poor prisoners का population बहुत high है. दलित्स माइनॉरिटी ग्रुप्स काफी हाई है. मुस्लिम्स, दलित्स, SC ST, इस तरह की कम्युनिटीज आर जनरली in huge percentage compared to the other groups. So that is another problem because a lot of them are illiterate. They may not know about the legal what needs to be done. काफी लोग को they may not even know what charges, किस charge में उनको जेल में हैं वो लोग. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स काफी सारे हैं. उनके लिए लॉयर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर. तो लीगल एड लॉयर्स जाते हैं. थैंकफुली लास्ट 4-5 years बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन लीगल एड काफी बेटर हो गया है. उससे पहले लीगल एड वाज नॉट इन मेनी जेल्स, वाज नॉट दैट एफिशिएंट. तो अब काफी कुछ बेटर है, बट स्टिल लीगल एड लॉयर्स they may not be as committed at times, or may not be going so regularly, so that those issues come. So
प्रॉब्लम्स आती है कि जो पुअर माइनॉरिटी ग्रुप से है वो लोग, उनको लीगल एड टाइम से नहीं मिलता है, दे आर नॉट एबल टू यू नो access services as they should be as compared to the more resourceful people. So we know that they are longer in the prisons. वो काफी लंबे अरसे तक एक छोटे क्राइम के लिए भी काफी टाइम तक जेल में रहते हैं। आई मीन एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक आदमी 8-9 महीने तक जेल में था। उसका क्राइम क्या था कि उसने 2 केले के छिलके उससे बरामद हुए थे, उसने 2 केले चोरी किए थे। तो बिकॉज ही कुड नॉट इवन गेट बेल, देयर वाज नो लॉयर टू गेट बेल। सो दीज आर द काइंड ऑफ समटाइम्स problems that poor people face. मेडिकल मेडिकल चीज़ें भी एक महत्वपूर्ण है जेल में, और मानसिक स्वास्थ्य जो प्रिजनर्स है उनका, तो उसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है और उसके ऊपर क्या काम किया है, मतलब क्या आपके ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आया Yeah. है? Medical problems are another major issue. Medical negligence, for example, NHRC के according 70 to 80% deaths जो जेल में होते हैं are due to medical negligence. So that is a very high percentage, 70 to 80% due to medical negligence, because time पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो अवेलेबल नहीं है, स्टाफ नहीं है। और बहुत बार जस्ट एपैथी, जेल स्टाफ इज नॉट कंसर्न कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है, दे विल कीप इग्नोरिंग इट कुछ till लेना देना नहीं है उनको। yeah, till the time that that person may even die, they feel वो सिर्फ बहाने कर रहा है या उसको रियली प्रॉब्लम नहीं है। So there was one classic, मतलब one case which is Delhi High Court में Neena Rajan Pillai. He was a famous businessman. Within a week, he died because the after being put in Tihar, because and he was a famous businessman. He had all the resources, but still because of lack of communication, that he had severe problems, he could not be taken to a hospital in time, and within 5-6 days he died. And Justice Muralidhar ने उसमें काफी सारे अच्छे directions दिए थे in that case. हमारा एक केस which we did was for one prisoner, Santosh Kumar. He was a disabled person. उसके उसने acid consume कर लिया था, तो उसका जो ईसोफेगस था वो बर्न हो गया था। तो उसके एब्डोमेन में एक ट्यूब था, और वो ट्यूब से उसको लिक्विड डाइट देना पड़ता था। सो ही वाज इन द प्रिजन बिकॉज ही वाज लिविंग इन एन ओल्ड एज होम। वो ओल्ड एज होम में आग लग गई थी, और उस he was arrested, and he was the case was going on. He was himself homeless, तो वो वहाँ रह रहा था। अब व्हाट हैपेंड वाज, इनिशियली उसको 3-4 महीने तक तो उसका वहाँ पे डिस्पेंसरी में उसको रखा, एंड दे followed up with his problems and all that, and examined him, sent him to the hospital. लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे एक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं तिहाड़ में, तो जो वहाँ के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर थे, ही शिफ्टेड एंड द न्यू पर्सन केम। एंड द न्यू पर्सन केम, ही वाज नॉट दैट कंपैशनेट। सो उसको उसका जो चेक्स था रेगुलर डिस्पेंसरी में एंड ऑल दैट, ही वाज शिफ्टेड बैक टू हिज सेल। उसको मतलब ही वाज नॉट बीइंग, इवन उसका लिक्विड डाइट भी बंद हो गया। उसके बाद उसको नॉर्मल जेल का खाना मिलने लगा, और जेल का खाना तो आप जानते हैं, रोटी भी मोटा होता है, दाल वगैरह। तो ही वुड ट्राई टू ग्राइंड इट विद अ ग्लास, उससे उसको ग्राइंड करके, एंड देन ही वुड पुट इट इन द ट्यूब। सो ही आस्क्ड फॉर अ ग्राइंडर, उसको ग्राइंडर नहीं दिया।
and the liquid diet he kept requesting, like banana and milk and all those special diets. So वो भी उसका बंद हो गया था, तो he had to somehow manage with that jail food, and he would mash it and put it in the tube. धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसका ट्यूब भी डिसलोकेट हो गई. So all that happened. Then after a few months, one of our lawyers were told that he is in a very bad condition and उसको हॉस्पिटल जाना है. तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेटिशन एप्लीकेशन लगाया कि उसको एम्स ले जाने के लिए. सो द कोर्ट ऑर्डर्ड, लेकिन फिर भी 2 हफ्ते तक उसको लेके नहीं गए. फाइनली दोबारा जाना पड़ा, तो फाइनली ही वाज टेकन टू एम्स. तो तब तक उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी. एंड उसका खैर शुरू हुआ थोड़ा इलाज वगैरह, बट पता चला उसको ट्यूबरक्यूलोसिस भी है एट एन एडवांस स्टेज. ही हैड कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस while he was in prison. And in the meanwhile, after 1 or 2 weeks, he was again sent back to the jail. Then he went back to DDU hospital and he died. So then we moved the High Court. High Court may we asked for an inquiry. So inquiry was ordered, and the district and sessions judge, they conducted an inquiry. In fact, they interrogated all the hospital staff. मतलब ये सारे डॉक्टर्स का को समन किया, वीडियो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को समन, and even the person who did the postmortem was also उसका भी statement लिया. So it was basically what we found was that the second medical officer and the superintendent, they ignored his demands, and since they are senior officers, अगर वो उसको approve नहीं करेंगे तो और junior officers भी उसकी help नहीं कर सकते हैं. So the approval for liquid diet for taking to the hospital has to come from 1 or 2 people. So they have to approve. So in that was the problem, and he died a very sad this thing. So we got the inquiry conducted, and we the district court said that it was a systemic failure, and it was not a natural death, and malnutrition भी उसको था. He had lost about 30-40 kgs of weight in 3-4 months. So that was one of the case, but however, we didn't really get very good order from the High Court because it was pending for a long time, and so we might be challenging it now in the Supreme Court. But that's one example, I mean, of people who have no relatives and who have no resources. ज़्यादा करके बीमारियाँ कौन-सी होती है लोगों की? जैसे आपने एक बताया, एक ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी, और ऐसे कौन से बीमारियाँ होती है या एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता है जेल्स में प्रिजनर्स को? आपको Actually, कुछ अंदाज़ा? tuberculosis is one of the major problems in the jail because एक तो वो बहुत जल्दी फैलता है. Secondly, the background of people from which they come, they are already in very compromised health. उनका health इतना अच्छा नहीं होता है. जब आप slums या bad मतलब उस तरह के environment से आ रहे हैं, तो already your health is not in very good condition. तो tuberculosis is one of the major problems, और वो फैलता बहुत जल्दी है. And then there are problems with regard to diarrhea and all those जो waterborne diseases होते हैं. तो क्योंकि पानी का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, तो waterborne diseases भी बहुत जल्दी है. Then HIV AIDS, that's another major problem in the jails. So HIV AIDS is very common as well. And uh, I mean, other problems are also there, but these are some areas where they have to take special precautions. So हुँ। these are malaria, for example, and जो contagious diseases होते हैं. बेस्ट मॉडल कौन सा है ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए? एक
ओवर क्राउडिंग और उसके बाद जो मेडिकल नेग्लिजियंस है, तो हम्म। आपको क्या लगता है कौन से कंट्री का बेस्ट मॉडल रह सकता है अपने यहाँ लाने के लिए? जैसे गवर्नेंस मॉडल रहता है वैसे उसकी तरह ही कुछ। See, different countries have different facilities, but what we have been advocating is that at least have a proper. The problem is staff enough नहीं है, doctors enough नहीं है, hospitals जिनके साथ जहाँ पे prisoners को भेजा जाता है उनकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत बार ओवर क्राउडेड होते हैं। जैसे दिल्ली में डीडीयू दीनदयाल हॉस्पिटल है, उनकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पे वो प्रिजनर्स को रखते हैं। इट्स अ वेरी बहुत बेसिक है, वहाँ पे पीने के लिए ग्लास नहीं प्रोवाइड करेंगे, चम्मच नहीं देंगे बिकॉज ऑल्सो ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। Then, I mean, even otherwise, also the hospital may be not that good with its facilities. So the overall conditions, even though Tihar may, if you see dispensaries and all, they have a lot of facilities there, but the staff is not there, and then the other apathy comes in. Jab, when you take, when you're thinking ki, whether you should be following up, so that uh, compassion is missing in lot of jail staff. So that is another problem. And Supreme Court in that case has said that all the vacancies should be filled in. There's a case called Re-Inhuman Conditions in 1382 prisons. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे उसमें नोट किए हैं प्रॉब्लम्स, and four issues which they dealt was overcrowding, then deaths in prisons, then training, lack of training, and the staff vacancies are not there. So they have said that the vacancies should be filled. There should be doctors, there should be nurses, there should be psychiatrists. So all these staff need to be there. So those are one of the main issues, that other prisons in other countries at least they have enough staff strength, you know. तो और एक इसमें एक पहलू है जो कस्टोडियल डेथ का, कि कहते हैं कि जेल में आदमी मर गया, Hmm. तो ये क्या एक अलग एक पहलू है जो देखने को मिलता है बहुत न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे। तो इसके ऊपर आपका क्या अनुभव है और इसके लिए क्या करना चाहिए कि ऐसा गलत चीज़ नहीं होना चाहिए कभी जेल में? See, custodial deaths is a very important issue. बहुत सारे deaths हुए हैं, and the death rate in prisons is higher than the normal death rate when you see, and custody में it's especially a lot of deaths may be unnatural, they are called natural. So there is a problem कि एक death अगर अननेचुरल है या नेचुरल है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में इसमें पेटिशन लगाया था इन द सेम केस री इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स, और हमने कोशिश किया था उसके माध्यम से कि जो भी डेथ होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए देयर इज अ प्रोविजन इन सीआरपीसी सेक्शन 176(1)(a). अगर कोई भी कस्टडी में डेथ हुआ है तो द कोर्ट हैज टू, अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज टू डू एन इंक्वायरी. So that provision is not being followed. किसी भी most in lot of prisons the inquiry is not being conducted. Then NHRC ने काफी सारे guidelines दिए हैं कि अगर डेथ होता है तो पोस्टमार्टम के टाइम पे वीडियोग्राफी होना चाहिए, विद इन 24 आवर्स पोस्टमार्टम होना चाहिए, और वो वीडियोग्राफी, सो वी नो व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ. So all those uh, provisions have to be there. Then there is a mechanism कैसे आप
इंक्वेस्ट करेंगे, कैसे इंक्वायरी करेंगे, उसमें आपको फैमिली मेंबर्स से भी बात करनी है, पीपल इनसाइड शुड बी इंटरव्यूड. So all those things have to be followed, and we are trying to, through the high courts, also trying to intervene and say that all these things have to be followed, because it's important that the court has to intervene, because a person is in the jail because of a judicial order. So it is the duty and responsibility of the court to monitor whether a person is safe inside or not. He uske sare fundamental rights. There are a lot of judgments which say a person's all does only has to give up his liberty when he's in the prison, but otherwise all his fundamental rights are there. He has a right to food, he has a right to health, he has a right to all other basic facilities, but his liberty is not there. Otherwise, he has all other. So, all those things, he cannot just be left to die. ओके। मॉनिटरिंग जो रहता है प्रिजनर्स मतलब प्रिजन्स का, और Yes. वहाँ के जो कैदी है, तो वो कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या कहते हैं? और आपके वर्क में उसका क्या अनुभव है, मतलब ये जानना जानना चाहता हूँ। Monitoring actually is very important, and that is another aspect जिस पे हमने काफी कोशिश किया है, because monitoring के बिना uh, it is not you cannot see whether all the rules are being followed, whether proper all the systems are in place. So हाँ, एक board of visitors होता है जो कि प्रिजन रूल्स में देयर इज प्रोविजन की बोर्ड ऑफ विजिटर्स एक होगा, जिसके माध्यम से देयर आर ऑफिशियल विजिटर्स और नॉन ऑफिशियल विजिटर्स जो कि प्रिजन में विजिट करते हैं और देखते हैं कि सब सिस्टम्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. So that we have been trying to ensure कि each prison has a board of visitors. In Delhi हमने हमारा petition एक काफी टाइम से अभी उसमें कुछ orders आए हैं recently, तो हम इसीलिए वो पेटिशन जो हमने लगाया था कि बोर्ड ऑफ विजिटर्स दिल्ली में होना चाहिए. एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम वाज कि जो बोर्ड ऑफ विजिटर्स उन्होंने बनाया था, उसमें जो विजिटर्स थे वो थे जो कि ऑलरेडी प्रिजन्स में कुछ काम कर रहे हैं एनजीओज के जैसे. तो हमने कहा वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए लोग जो कि इंडिपेंडेंटली देखें कि प्रिजन में अंदर ठीक से सब कुछ सिस्टम्स इन प्लेस है कि नहीं है. सो इट वाज इम्पोर्टेंट कि द बोर्ड ऑफ विजिटर्स आर जो लोग उसमें अपॉइंट होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट. सो उसके लिए हमने एक पिटिशन लगाया था, वो अभी उसमें ऑर्डर्स आए हैं. एंड नाउ द दिल्ली में बोर्ड ऑफ विजिटर्स एक कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अभी उसको नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन they taken a lot of time, but under a lot of pressure we put. So finally now they have come out with a system uh, to make sure that it's formed in Delhi, but in many states अभी भी वो नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं और भी स्टेट्स में करने के लिए. कोविड-19 सिचुएशन के लिए प्रिजनर्स के बेनिफिट और अच्छाई के लिए क्या कर रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? Yeah, that right now the problem with COVID-19, as we all know, कि prison उसका population इतना high है कि अगर prison में COVID-19 spread हुआ तो बहुत जल्दी से फैलेगा. और कुछ prisons, for example बॉम्बे आर्थर रोड जेल में already एक दो लोग थे पहले, and suddenly about 160 people were 159 or so were detected with the COVID-19 virus. तो इस तरह से कुछ कहीं कहीं ऑलरेडी फैल रहा है वायरस.
तो सुप्रीम कोर्ट हैड टेकन अ suo moto केस एंड उसमें COVID-19 कंटेजन ऑफ COVID-19 इन prisons एंड उसमें 23 मार्च को ऑर्डर उसमें पास हुआ है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हाई पावर्ड कमिटीज बनाने के लिए हर स्टेट में, जो कि देखेंगे कि और उसमें उन्होंने बोला है कि दे शुड रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स को डीकंजेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने बोला है कि prisoners who have a 7 years maximum imprisonment, who have been in the jail for 7 years or for a maximum period of 7, जो उनका maximum crime है for 7 years or less, उन लोगों को to release them on interim bail or parole. So that order is there. So that order was passed on 23rd March. तो आप जानते हैं 24th मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था, तो काफी लोग जो रिलीज हो रहे थे वो बेचारे कहीं कहीं फंस गए थे कि घर नहीं जा पा रहे थे। तो हमने उसमें एक पेटिशन लगाया था कि उनको ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, तो वो भी ऑर्डर हुआ है। और जो प्रिजनर्स अब रिलीज हो रहे हैं उनको प्रिजन अथॉरिटीज ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रोवाइड कर रही है उनके घर तक। और तो अभी काफ़ी स्टेट्स ने हाई पावर्ड कमिटीज सब जगह बनाए हैं और काफ़ी स्टेट्स ने काफ़ी प्रिजनर्स को रिलीज भी किया है। इनफैक्ट दिल्ली में over 3,000 prisoners have been released. महाराष्ट्र में also about 1,700 or so prisoners have been released. So states are doing releasing prisoners, and now what we are also saying कि जो re-inhuman conditions in prisons, उसमें भी कोर्ट ने काफ़ी ऑर्डर्स पास किए थे टू रिलीज प्रिजनर्स। तो उसमें बेल पे रिलीज करने के लिए बात थी, और अभी जो प्रोविजन है वो इंटरिम बेल का है। तो इंटरिम बेल का मतलब है कि 2 महीने 3 महीने के बाद वो सारे प्रिजनर्स वापस जेल में आ जाएंगे। तो ओवर क्राउडिंग इज ओनली अ टेम्पररी मेजर, दे विल बी बैक, तो वो वापस ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। तो वी आर सेइंग टू रिलीज देम ऑन रेगुलर बेल एंड नॉट जस्ट ऑन इंटरिम बेल। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने हाई पावर्ड कमिटीज को हम लिख रहे हैं, और हाई कोर्ट्स में भी हमने बॉम्बे में पेटिशन लगाया है, कैलकाटा में, और कुछ और स्टेट्स में हमने लिखा है हाई पावर्ड कमिटीज को। सो दैट वी आर डूइंग, एंड वी होप दैट some breakthrough we will get through these petitions. कौन से प्रकार के जो कैदी है, कौन से सेक्शन के, कौन से अपराध के जो कैदी है उनको बेल के लिए या बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट किए, मतलब कौन से प्रकार के? यस, तो जो कैदी एक्चुअली जो अर्लियर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स थे उसमें 14 कैटेगरीज थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऐसे लोगों को रिलीज करना है, जो कि स्मॉल आई मीन नॉन हीनस क्राइम्स है, जैसे कि 107, 108, 10, मतलब like theft and fraud, maybe 102, like 7 years maximum punishment जिसमें है। अगर आप even some cases where you have maximum punishment as 7 years, तो उन कैदियों को रिलीज करने के लिए काफ़ी ऑर्डर्स हैं। देन सुप्रीम कोर्ट के पहले के ऑर्डर्स हैं और अभी लेटेस्ट भी ऑर्डर्स हैं। सो उसमें नॉन हीनस क्राइम्स की जो पॉपुलेशन है विच इज़ क्वाइट हाई, सो अगर वो रिलीज हो जाती है, देन देर आर ऑल्सो वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे डिसेबल्ड है, एल्डरली है, विमेन है, विमेन विद चिल्ड्रन है, जो कि फिर मेंटली इल पीपल है,
जो कि प्रिजन में अगर उनको आप रखें, उनको रखना नहीं चाहिए, और अगर आप रख रहे हैं तो उनको उनकी हालत और खराब हो जाती है। मेंटली इल के लिए आप प्रोविजंस है कि आप ट्रायल भी नहीं कर सकते जब तक वो मेंटली इल है। तो उनको प्रिजन में रखने का के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दे शुड नॉट बी केप्ट इन प्रिजन। सो विमेन विद चिल्ड्रन है, एल्डरली, इस तरह के लोगों को जिनका सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है, उनको बेल पे रिलीज करने के लिए ऑर्डर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसे लोगों को रिलीज करना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग कि ऑल दीज कैटेगरीज शुड बी रिलीज। आपका जो प्रोफेशन है, एक लॉयर का प्रोफेशन है, इतने साल आपने बहुत सारे केसेस देखे, मतलब 72 में से 72 केसेस और अच्छे में से अच्छे केसेस। तो इन सब ने आपको एज ए इंसान कैसे बदला, और इसमें से कौन सी अच्छी चीज़ें या प्रेरणादायी चीज़ें आपको कुछ समझ आई, तो वो लोगों के साथ आप शेयर कीजिए प्लीज़। Some cases have really, I mean, make you feel ki you're not even, you're worse than an animal. For example, Santosh Kumar case, which I just discussed, it really makes you, मतलब जब मैं वो argue कर रही थी, I remember I used to get very angry even with the opposite side lawyers कि you cannot understand what that person must have gone through. उसने letters लिखे थे कि am I worse than animal the way I'm being treated. तो इट्स लाइक एक इंसान इतना उसको मजबूर कर देता है सिस्टम कि वो इतना बेताशा हो जाता है, दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स रियली move you. And I've also noticed lot of people are innocent who are inside the jails. They're not really even committed the crime for which they are incarcerated. तो ऐसे लोगों को अगर उनकी भी मदद नहीं कर रहे हैं तो सिस्टम ने उनको बहुत फेल कर दिया है। तो वी फील दैट वी ऑन आर हम अपने बेसिस पे अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट आवर लेवल। आखिरी सवाल ये है अब कि आपको मुझे कुछ सवाल है क्या, यही आखिरी सवाल। आई वुड ओनली रिक्वेस्ट यू कि प्रिजन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो अगर आप इस सब्जेक्ट पे लेके थोड़ा सा और इस तरह के चर्चा करेंगे, एंड वी कैन create some awareness on the prisons. And I'm glad that you've been requesting me for this, so thank you very much, and we hope to continue this relationship with you. तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे ही रुक जाते हैं, समाप्त नहीं करते, रुक जाते हैं। और इसमें से एक ही पता चलता है हम सबको कि थोड़ी बहुत करुणा की ज़रूरत है लोगों के ऊपर दिखाने के लिए, भले वो कैदी हो या वो जानवर हो। तो इस तरह हम यहाँ पे रुकते हैं। और बहुत धन्यवाद और आभार रितु कुमार मैडम का, जिन्होंने इनका एकदम मौल्यवान वक्त दिया वामन मैटर्स के लिए। और देखते ही रहिए वामन मैटर्स आप सभी लोग, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक्स अ लॉट। Thank you.